प्यारे भैया बहनों, 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत पूर्व में समायोजन सहित अंतिम खाते के बारे में बतला चुके हैं। तो अंतिम खातों के अंतर्गत क्या क्या बनाया जाता है, इसकी जानकारी इसके पहले वाले अध्याय में या पहले वाले वीडियो में बतलाया जा चुका है। अब चिट्ठा बना लेने के बाद यदि विद्यार्थियों को या व्यापारियों को यह लगता है कि कुछ समायोजन ऐसे हैं जिन्हें अंतिम खाते में जोड़ा जाना था या अंतिम खातों से घटाया जाना था, इसके लिए व्यापारी समायोजन तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं समायोजन का अर्थ। व्यापार के वास्तविक परिणामों एवं आर्थिक स्थिति के सही मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित अवधि में हुए समस्त व्यवहारों को अंतिम खातों में शामिल किया जाए। इसके अभाव में अंतिम खातों से मिलने वाली जानकारियाँ भ्रामक एवं असत्य होती है। तो समायोजन का शाब्दिक अर्थ ठीक बिठाना अर्थात व्यवस्थित करने से है। इस तरह एक अवधि विशेष के छूटे हुए व्यवहारों को लिखना, अपूर्ण लेखों को पूर्ण करना, असंबंधित व्यवहारों को अलग करना तथा त्रुटियों का सुधार करना ही समायोजन है तथा अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के सभी व्यवहारों को व्यवस्थित करने हेतु नकल विशेष में की जाने वाली प्रविष्टियां ही समायोजन प्रविष्टियां कही जाती है। इसके बाद अब हम आते हैं प्रमुख समायोजन कौन कौन से होते हैं। अंतिम रहतिया। वर्ष के अंत में न बीते माल को ही अंतिम रहतिया या अंतिम स्कंद कहा जाता है। व्यापार के परिणामों एवं आर्थिक स्थिति की सही जानकारी के लिए अंतिम रहतिये को मूल्यांकन कर इसे बहियों में लिखा जाना आवश्यक होता है। अंतिम रहतिये का मूल्यांकन सामान्यतः लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम होता है उस पर ही किया जाना अच्छा माना जाता है। इसके मूल्यांकन पर विस्तार से इसके पहले चर्चा किया जा चुका है। इसके बाद अंतिम स्कंध को यदि तलपट के बाहर लिखा गया है तो अंतिम स्कंध का मूल्य तलपट में प्रदर्शित किया गया है तो इसे स्थिति में समायोजन प्रविष्टि नहीं की जाती। अंतिम स्कंध को व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में तथा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। और यदि अंतिम खाता अंतिम स्कंध तलपट में प्रदर्शित किया गया है तो इसे स्थिति में इसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है, व्यापार खाते में नहीं लिखा जाता। इसके बाद अदत्त व्यय। ऐसे समस्त व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई है परंतु उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया, अदत्त व्यय कहलाते हैं। साधारणतः व्यापार में मजदूरी, किराया, वेतन आदि का भुगतान सेवाएं प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है। अदत्त व्यय चूँकि चालू व्यापारिक वर्ष से संबंधित होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्ययों का लेखा इसी वर्ष से संबंधित अंतिम खातों में कर लिया जाए। अदत्त व्यय खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। अदत्त व्यय की राशि संबंधित व्यय में जोड़कर व्यापार एवं लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। अदत्त व्ययों को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है और अदत्त व्यय यदि तलपट में उपस्थित है अर्थात तलपट में यदि लिखा गया है तो इसे केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही लिखा जाना उचित माना जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं पूर्वदत्त व्यय।
व्यापार में कभी कभी किसी व्यय की राशि का भुगतान अधिक मात्रा में कर दिया जाता है। ऐसे व्यय की राशि चालू वित्तीय वर्ष के साथ साथ आगामी वर्ष की कुछ अवधि के लिए भी पर्याप्त होती है। अतः भुगतान की गई व्यय राशि में से जिस राशि का संबंध आगामी वर्ष से होता है, उस व्यय की राशि को ही पूर्वदत्त कहा जाता है। अर्थात जिन व्ययों को अपन बाद में भुगतान करते हैं, यदि उसका भुगतान पहले से कर दिया जाए या ऐसे भुगतान की गई राशि का आने वाले वर्षों से संबंधित होता है, तो इस तरह से किए जाने वाले व्ययों को पूर्वदत्त व्यय के नाम से जाना जाता है। चालू वर्ष में चुकाए गए ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित हो, इस तरह से किए जाने वाले व्यय को पूर्वदत्त व्यय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के व्यय को असमाप्त व्यय भी कहा जाता है। इस प्रकार के व्ययों में प्रायः बीमा, टैक्स अर्थात कर, किराया, टेलीफोन व्यय आदि व्यय सम्मिलित होते हैं। इस तरह पूर्वदत्त व्यय एक व्यक्तिगत खाता है। इसकी राशि लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय से घटाई जाती है तथा इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। यदि पूर्वदत्त व्यय तलपट में प्रदर्शित है तो इसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही लिखा जाना उचित माना जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं उपार्जित आय। तो सबसे पहले उपार्जित आय होता क्या है यह जान लेते हैं। व्यापार में इस तरह की आय भी हो सकती है जिसके लिए लेखा अवधि में सेवाएं दी जा चुकी है, किंतु उसकी प्राप्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई है। इस प्रकार की आय को ही उपार्जित आय कहा जाता है। वह आय जो अभी प्राप्त नहीं हुई है किंतु अर्जित की जा चुकी है, उपार्जित आय या अप्राप्त आय कही जाती है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बातें यह है कि उपार्जित आय खाता एक व्यक्तिगत खाता है। अंतिम खाता बनाते समय उपार्जित आय को लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय की राशि में जोड़ा जाता है। उपार्जित आय को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है और यदि उपार्जित आय की राशि तलपट में लिखा गया है तो इसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही लिखा जाना उचित माना जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं अनुपार्जित आय। कुछ आय ऐसी होती है जो हमें पहले से ही प्राप्त हो जाती है, जिसका संबंध इस वर्ष की आय से न होकर अगले व्यापारिक वर्ष से होता है तथा जिसकी सेवाएं देना बाकी रहती है। ऐसी आय को अनुपार्जित आय कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो ऐसी समस्त आय जो प्राप्त तो हो गई है परंतु सेवाएं नहीं दी गई है, इसे अनुपार्जित आय के नाम से जाना जाता है। अनुपार्जित आय के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अनुपार्जित आय खाता एक व्यक्तिगत खाता है। अंतिम खाता बनाते समय अनुपार्जित आय को लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय की राशि से घटाया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की आय चालू वर्ष से संबंधित नहीं होती। अनुपार्जित आय को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। यदि अनुपार्जित आय की राशि तलपट में प्रदर्शित है तो इसे केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही लिखना उचित माना जाता है। अब प्रमुख समायोजन के अंतर्गत अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय जान लेने के बाद अब हम आते हैं मूल्यह्रास की ओर। वैसे मूल्यह्रास के संबंध में पूर्व में पूरा एक अध्याय है, इसके बारे में पहले से बतलाया जा चुका है। फिर भी स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग से अथवा समय व्यतीत हो जाने पर या अन्य किसी कारण से उनके मूल्यों में जो निरंतर कमी आती है,
यही कमी मूल्यह्रास कही जाती है। मूल्यह्रास व्यापार का एक आवश्यक व्यय माना जाता है। अलग अलग संपत्तियों पर ह्रास की दर भी भिन्न भिन्न हो सकती है। ह्रास की राशि लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है तथा चिट्ठे में इसे संबंधित संपत्तियों से घटाकर दिखाया जाता है। और ह्रास की राशि यदि तलपट में पहले से उपस्थित है तो इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और इसे चिट्ठे में संपत्ति से नहीं घटाया जाता। इसके बाद डूबत ऋण। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के इस युग में प्रत्येक व्यापारी अपने माल का विक्रय बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में माल को उधार बेचता है। परिणामतः वर्ष के अंत तक कभी कभी कुछ ग्राहक या देनदार ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने या उनके दिवालिया घोषित हो जाने पर या अन्य किसी कारणों से उधार बेचे गए माल की राशि वसूल नहीं होती। अतः प्राप्त न होने वाली इस राशि को ही डूबत ऋण या अप्राप्त ऋण या अशुद्ध ऋण के नाम से जाना जाता है। इस तरह से कोई देनदार या ग्राहक अपने ऋण का भुगतान करने में यदि असमर्थ होता है तो ऐसे ऋण अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण कही जाती है। डूबत ऋण एक व्यावसायिक हानि है, अतः अन्य हानियों के समान ही इस हानि का लेखा किया जाता है। यदि डूबत ऋण का लेखा वर्ष के दौरान किया जाता है और यह लेखा एक साधारण लेखा होगा और यदि लेखा तलपट तैयार करने के पश्चात वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है तो यह लेखा समायोजन के रूप में होता है। डूबत ऋण का लेखा करने से व्यापार के देनदार घट जाते हैं। इसके बाद डूबत ऋण के लिए आयोजन में वित्तीय वर्ष के अंत में विविध देनदारों से जो राशि डूब गई है उस राशि को घटा देने के बाद शेष सभी देनदारों को अच्छा नहीं माना जा सकता। परंतु कुछ ऐसे भी देनदार हो सकते हैं जिनके बारे में यह संदेह हो सकता है कि वे अपना ऋण दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ऐसे संदिग्ध देनदारों से भविष्य में डूबत ऋण हो सकता है। इस हानि की आशंका को ध्यान में रखकर चालू वर्ष के लाभ में से कुछ राशि का आयोजन पहले से कर लिया जाता है, अर्थात डूबत ऋण की भविष्य में होने वाली हानि को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के लाभ में से कुछ लाभ बचा लिया जाता है, जिसे डूबत ऋण के लिए आयोजन कहा जाता है। देनदारों से भविष्य में कितनी राशि प्राप्त नहीं होगी, अर्थात वह पैसा डूब जाएगा, इसका अनुमान गत अनुभवों के आधार पर लगाया जाता है। इस आयोजन की राशि देनदारों पर एक निश्चित प्रतिशत दर के आधार पर सामान्यतः ज्ञात कर ली जाती है तथा ज्ञात की गई राशि को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है तथा चिट्ठे में देनदारों से घटाकर इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद प्रमुख समायोजन के अंतर्गत देनदारों पर छूट के लिए आयोजन। इसी तरह से जैसे देनदारों पर छूट के लिए आयोजन करते हैं वैसे ही लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन। पूंजी तथा आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, विशेष समायोजन के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।